देखिए, कल हम आप लोगों के लिए करंट अफेयर की क्लास में करंट अफेयर के 2 वीडियो अपलोड किए थे। आज हम आप लोगों को इतिहास की क्लास देने जा रहे हैं, हिस्ट्री की। वो भी कौन सी हिस्ट्री? तो मॉडर्न हिस्ट्री की। तो मॉडर्न हिस्ट्री में हम कई सारी चीज़ें आप लोगों को आज डिस्कस करने जा रहे हैं, कैसे कैसे क्रमिक चेंज हुआ था और कैसे कैसे 1857 की क्रांति का परिणय हुआ था, अर्थात 1857 की क्रांति का उद्भव हुआ था, राष्ट्रवाद का उदय आया था और उसके बाद आप लोगों के कांग्रेस का उद्भव हुआ था। ये किस तरीके से क्रमिक चेंज हुए हैं, उन सब के बारे में हम डिटेल करने जा रहे हैं। आपको एक एक चीजों को सुनना है ध्यान पूर्वक, एक एक चीजों को सुनना भी है और एक एक चीजों को अपने ध्यान में बिठाना भी है कि आप लोगों से अगर क्वेश्चन कल को लिखने के लिए भी आता है मेंस में, तो आप लोग उन चीजों को पॉइंट आउट कर सकते हो। पहला टर्म हम आप लोगों को लेते हैं, आप लोग सुनते होंगे राष्ट्रवाद। राष्ट्र का मतलब होता है नेशन, आपका नेशन जो आपका राष्ट्र है। वाद का मतलब होता है भलाई, तो राष्ट्र की भलाई ही राष्ट्रवाद कहलाता है। अब राष्ट्रवाद एक तरीके से ऐसे ये मत सोचिएगा कि राष्ट्रवाद आप लोगों को ऐसे देखने को मिल गया। राष्ट्रवाद के पीछे कई सारे परिणाम है, कई सारे तत्कालिक परिणाम है, कई सारे इसके फैक्टर काम करते हैं जो राष्ट्रवाद को पनपने में मदद करते हैं। तो आप लोगों को देखना राष्ट्रवाद को पनपने में कौन कौन से फैक्टर, राष्ट्रवाद को पनपने में कौन कौन से फैक्टर मदद करते हैं, उन सारे फैक्टरों पे आप लोगों को हर चीज के बारे में अच्छे से जानना है। राष्ट्रवाद के बारे में, जैसे राष्ट्रवाद के उद्भव में कई सारे कारण हैं। जैसे पहला कारण हम आप लोगों को लेते हैं राजनैतिक कारण। राजनैतिक कारण, राजनैतिक का मतलब होता है राजनैतिक कारण। राजनैतिक कारण में कई सारे कारण आपके काम करते हैं राजनीति में। जैसे आप लोग देखते होंगे लाल डलहौजी की व्यपगत नीति, जिसे हम लोग बोलते हैं डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स की नीति। क्या थी लाल डलहौजी की व्यपगत नीति? व्यपगत नीति का मतलब ये होता था, जिस कोई राजा का अगर कोई दत्तक पुत्र नहीं होता था तो वहां पर ब्रिटिश साम्राज्य अपनी हुकूमत स्थापित कर लेता था। और किस लिए हुकूमत स्थापित कर लेता था? वो ये बताता था कि वहां पे जो वहां की सत्ता है वो अच्छे तरीके से संचालित नहीं हो रही है। इन कारणों से वो अपनी प्रत्यक्ष रूप से सत्ता स्थापित करना ही क्या कहलाता है? आप लोग इसको समझिएगा तो इसे हम लोग बोलते हैं हड़प नीति, डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स की नीति। कि किसी भी साम्राज्य को कुशासन का आरोप लगा दिया और किसी राज्य में कुशासन का आरोप लगा करके वहां पर अपना साम्राज्य स्थापित कर लिया। और इसी तरीके से ब्रिटिश साम्राज्य की जितनी शोषक नीतियां थी इसी पे डिपेंडेंट थी, अर्थात डलहौजी की हड़प नीति आई। वेलेजली की सहायक संधि आई, लॉर्ड वेलेजली का आप नाम सुने होंगे। तो लॉर्ड वेलेजली की सहायक संधि आई। लॉर्ड वेलेजली की सहायक संधि क्या होता है? जिसे हम लोग बोलते हैं सब्सिडरी अलायंस। सब्सिडरी अलायंस का मतलब ये होता है किसी भी पार्टी या किसी भी चीज के या किसी भी शासन सत्ता के दो मैटर होते हैं, एक तो इंटरनल मैटर होता है और एक एक्सटर्नल मैटर होता है। तो वो क्या कहते थे ब्रिटिश साम्राज्य वाले कि हम आपके इंटरनल मैटर में कोई आर्गुमेंट नहीं करेंगे, मतलब कोई दखलबाजी नहीं करेंगे, कोई दखल अंदाजगी नहीं करेंगे। लेकिन जो एक्सटर्नल मैटर होगा, खास करके जो आपका एक्सटर्नल मैटर होगा, उसमें हम आप लोगों के क्या करेंगे? हम आप लोगों के साथ दखल अंदाजी कर सकते हैं एक्सटर्नल मैटर में। लेकिन इंटरनल मैटर में आप बिल्कुल फ्री हो, बल्कि जो आप लोगों को अपनी आर्मी रखनी होगी, जो आपकी अपनी सेना रखनी होगी, वो किसकी रहेगी? वो ब्रिटिश साम्राज्य की रहेगी। लेकिन उसका जो कोष आएगा, उसका जो खर्चा आएगा, वो उसे अपने कोष से आपको देना होगा। तो इस तरीके से लॉर्ड वेलेजली की, तो इसमें एक ऐसा हो रहा था कि राजा जितने भी राजा थे, स्थानीय राजा, उन सब के प्रति एक प्रकार का रोष पैदा हो रहा था। एक दूसरे के प्रति विरोधाभास पैदा हो रहा था। एक दूसरे के ऐसे समझिए कि आप लोग जैसे कई सारे राजाएं होते हैं और राजाओं के बाद उनकी सारी सत्ता को अगर ब्रिटिश साम्राज्य हुकूमत उसे अपने पास अधीन कर लेती या उसे ले लेती है, तो वहां पर संघर्ष की भी स्थिति होती है। तो इस तरीके से लॉर्ड वेलेजली की डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स की नीति और लॉर्ड वेलेजली की सहायक संधि और लॉर्ड डलहौजी की आप लोगों की हड़प नीति, ये सारी नीतियां किसको जन्म दे रही थी? तो ये सब एक प्रकार के राष्ट्रवाद को पनपने में मदद कर रही थी। और कई सारे कारण हैं, हम आपको नेक्स्ट कारणों की चर्चा करते हैं। सामाजिक कारण में आप लोग देखते होंगे किस तरीके से समाज में चेंज आ रहा था।
आप लोग देखते होंगे कि आर्य समाज, ब्रह्म समाज और जो रामकृष्ण मिशन, ये सब क्या बोल रहे थे, ये सब बोल रहे थे कि आपका जो देसी शासन है कितना भी अच्छे, कितना भी खराब का क्यों ना हो, लेकिन विदेशी शासन से वो अच्छा होगा। उन्होंने, स्वामी दयानंद सरस्वती ने अपने आर्य समाज में एक नारा भी दिया था कि भारत भारतीयों के लिए है। मतलब ये कह रहा था, ये दिखाने का प्रयास कर रहा था कि भारत जो है भारतीयों के लिए है। ये भी कहीं ना कहीं राष्ट्रवाद की भावनाओं से लोगों को प्रेरित कर रहा था, दोनों को, सब लोगों को आपस में एकजुट होने के लिए ये प्रेरित कर रहा था। सामाजिक कारण में भारत भारतीयों के लिए है, ये सब कुछ एक सामाजिक कारण के रूप में उभर रहा था। अनेक प्रकार के, जैसे ब्रह्म समाज, राजा राम मोहन राय, अनेक प्रकार की कुप्रथाओं का अंत किया, सती प्रथा का अंत किया, विधवाओं का फिर से पुनर्विवाह होने लगा था। इन सभी कारणों ने एक प्रकार से सामाजिक कारण के रूप में इस प्रकार का उद्भव देखने को मिलता है। राजनैतिक कारण, आपका सामाजिक कारण में मतलब सभी लोगों को एकजुट होने का प्रयास करना होता है। सामाजिक कारण में ही हम आप लोगों को एक कारण से, और धार्मिक कारण में 1813 का जो चार्टर एक्ट आया था, उसमें ईसाई मसीहियों को भारत में व्यापार करने की अनुमति मिली थी, और यहाँ पर अपने धर्म को प्रसार करने की, अपने धर्म को आगे बढ़ाने की बहुत सारी छूटें यहाँ पे मिली थी। तो इस कारण से यहाँ पे क्या हो रहे थे, यहाँ के जो स्थानीय लोग हो रहे थे वो क्या कह रहे थे, वो भी एक तरीके से कहीं ना कहीं राष्ट्रवाद की भावनाओं को पनपने में मदद कर रहे थे। जब ईसाई मसीहियों का व्यापार बढ़ेगा, उनके धर्म का आदान प्रदान बढ़ेगा, उनके धर्म की अभिवृद्धि होगी, तो कहीं ना कहीं भारतीयता जो है आपकी खतरे में आने लगेगी। इन सभी कारणों ने भी राष्ट्रवाद को पनपने में एक प्रकार की मदद की थी। राजनीतिक कारण देखा आपने, सामाजिक कारण देखा, आर्थिक कारण में आप लोगों ने देखा था कि कई सारे कारण हैं। आर्थिक कारण में किसानों के ऊपर भू राजस्व की उगाही करना, किसानों की फसल नष्ट हो जाती थी तो भी उनको लगान देना ही देना है। तो इन सभी कारणों ने क्या किया था, एक राष्ट्रवाद की भावनाओं को पनपने में मदद दी थी। राजनीतिक कारण में आप लोगों ने देखा, सामाजिक कारण में आप लोगों ने देखा, और आर्थिक कारण में आप लोगों ने देखा। ये सब ऐसे कारण हैं जो कहीं ना कहीं भारत के अंदर एक प्रकार से उनके अंदर भारतीयता की भावनाओं को दिखाने में मदद कर रही थी कि हम सब लोग एक अलग अलग नहीं है, बल्कि अलग पंथ, अलग विचारधारा के नहीं है, बल्कि हम सब लोग एक ही विचारधारा के हैं और एक ही राष्ट्र के अंदर एक ही छत के नीचे निवास करते हैं। तो कहीं ना कहीं ये सारे कारण दिखाने की यही कोशिश कर रहे थे आप लोगों को, चाहे राजनीतिक कारण हो, चाहे सामाजिक कारण हो, समाज में क्या क्या चेंजिंग आ रही थी, समाज में लोगों की स्थिति कैसी थी, समाज में लोग क्या क्या सोचते थे। चाहे धार्मिक कारण है, ईसाई मसीहियों को भारत में व्यापार करने की अनुमति मिली थी, ईसाई मसीहियों को अपने धर्म की अभिवृद्धि करने की स्वतंत्रता मिली थी। इस कारण से ईसाई धर्म का काफी ज्यादा प्रसार बढ़ने लगा। इस कारण से भारतीयों के मन में एक भारतीयता का भाव दिखाई देने लगा, परिलक्षित होने लगा था धार्मिक कारण में। आर्थिक कारण में किसानों से भू राजस्व की उगाही खूब की जाती थी, चाहे किसानों की फसल नष्ट हो जाए, चाहे जो हो जाए, उनको लगान देना ही देना है। स्थायी बंदोबस्त, रैयतवाड़ी, महलवाड़ी, ये 3 व्यवस्थाएं ऐसी थी जो किसानों के ऊपर आर्थिक रूप से शोषण करती थी, और किसानों को आर्थिक रूप से शोषण करने के साथ सभी किसानों को एकजुट होने में मदद कर रही थी। अगला आप लोग देखेंगे, आप लोगों ने राजनीतिक कारण देखा था, इसी में आप लोग देखेंगे राष्ट्रवाद के उदय में कई सारे और फैक्टर काम करते हैं। 1857 की क्रांति, 1857 की क्रांति भी कहीं कहीं राष्ट्रवाद के उदय में भूमिका अदा करती है, ये भी आप लोग देखेंगे। तो 1857 की क्रांति क्या हुई थी? 1857 की क्रांति आप लोगों की पूरे भारत में नहीं फैली थी, बल्कि आपके उत्तर भारत में और पूर्वोत्तर भारत में यही दोनों तक सीमित रह गई थी। इसको दबाने में अंग्रेज सफल भी हो गए थे, काफी हद तक इसको दबा लिए थे, क्योंकि ये जो क्रांति थी, ये क्रांति शुरू तो हुई थी बहुत व्यापक स्तर पे, लेकिन इसको खत्म करने में, इसको कुचलने में अंग्रेज सफल हो गए थे। वो लोग, उन लोगों के मन में एक भाव ये आ गया था कि 1857 की क्रांति जैसे आगे कोई क्रांति ना होने पाए, इसी कारण से वो अपने आप को बिल्कुल सजग कर लिए कि 1857 की क्रांति, अगर ऐसी क्रांति फिर दोबारा देखने को मिल जाएगी तो मेरे लिए कहीं ना कहीं दिक्कत हो जाएगी।
तो ये भी 1857 की क्रांति में जो स्थानीय स्तर पे हुई थी, वहाँ लोगों के जमींदारी पे संकट आ गया था। इन कारणों से वहाँ के जो स्थानीय जमींदार थे, वो अपनी जमींदारी व्यवस्था को बचाने के लिए इस आंदोलन में कूदे थे। यहाँ पर कई सारे कारण उसके भी आते हैं, लेकिन उनमें भी यही सारे कारण जिम्मेदार हैं। एक साथ 1857 की क्रांति नहीं हुई थी। जो 1857 की तत्कालीन कारण तो ये है ही है कि चर्बी वाले कारतूस का प्रयोग करने से मना कर दिए थे मंगल पांडे, इसलिए उनको फांसी दे दी गई थी। इस कारण से सभी लोगों के बीच में एक ऐसा भाव प्रकट हो गया था। वो तो सब सही था, लेकिन वो बहुत व्यापक स्तर पे नहीं हो पाया था, इसलिए इस क्रांति को दबाने में अंग्रेज सफल हो गए थे 1857 की क्रांति को। क्योंकि ये बहुत बड़े व्यापक स्तर पे अगर ये होता तो शायद अंग्रेज यहाँ पे हुकूमत न कर पाते, लेकिन ये बहुत सीमित स्तर पे था। और ये सिर्फ ये पूरे देश को देख करके नहीं, बल्कि अपने इंडिविजुअल स्वार्थ के लिए ये क्रांति का उद्भव हुआ था। अगर पूरे देश में अगर राष्ट्रवाद की उदय के लिए ऐसा हुआ होता, क्योंकि इसमें कुछ निजी हित अपने स्वार्थ के लिए 1857 की क्रांति को देखने को मिलता है। 1857 की क्रांति अपने निजी स्वार्थ के लिए, अपने निजी फायदे के लिए ये क्रांति आप लोगों को, क्योंकि वहाँ पे सारे जमींदार की जब जमींदारी व्यवस्था पे जब संकट आने लगा तो सारे जमींदार अपना देखने लगे। इसी तरीके से 1885 का कांग्रेस का उद्भव हुआ था। कांग्रेस का उद्भव भी कहीं ना कहीं राष्ट्रवाद की भावनाओं में जन्म देता है। क्यों? अब देखिए, अब 1885 कांग्रेस के उद्भव में कई तरीके के मत हैं कि कुछ लोग का मानना है कि कांग्रेस की इसका ब्रिटिश सरकार थी, कांग्रेस का उद्भव अपने सेफ्टी वाल्व के लिए की थी कि कहीं फिर से 1857 की क्रांति जैसा कोई बड़ी क्रांति ना हो जाए, इस कारण से हम लोगों को ऐसी क्रांति दोबारा ना होने पाए, इसीलिए कांग्रेस का उदय की थी। 1885 में कांग्रेस का उदय की थी। कुछ लोग ये कहते हैं कि भारत के अंदर बहुत उग्रपन आ गया था, क्योंकि भारत के अंदर बहुत ज्यादा उग्रता या भारत के अंदर जो भारतीयता थी लोगों के अंदर धीरे धीरे पनपने लगी थी, इसलिए उसको दबाने के लिए या उनकी इस भावनाओं को शांत करने के लिए इसका उदय किया गया था 1885 के। इसमें दो तरीके के मत हैं। कुछ लोग कहते हैं कांग्रेस इसे कुछ लोग कहते हैं अंग्रेज इसे अपने सेफ्टी वाल्व के रूप में इस्तेमाल किए हैं, और कुछ लोग ये कहते हैं कि उनकी जो बढ़ती हुई मंशा थी या उनकी जो राष्ट्रीयता थी उसको कुचलने के लिए 1885 में कांग्रेस का उदय किए थे। जो 1885 में कांग्रेस का उदय उनकी राष्ट्रीयता को तथा उनकी जो अखंडता थी या उनकी इन सबको कुचलने के लिए कांग्रेस का उदय किए थे। तो दो तरीके से मत होता है। अब 1885 का उदय होने के पीछे भी कई सारे कारण हैं कि जो स्थानीय स्तर पे जैसे जो आप लोगों की तीन प्रेसिडेंसी थी, बॉम्बे, मद्रास और बॉम्बे, ये तीनों प्रेसिडेंसियों को मिला करके अगर एक प्रेसिडेंसी बन जाती है तो तीनों के जो स्थानीय स्तर पे लोग थे वो सब एक दूसरे से मिल पाएंगे, एक दूसरे से उनका जुड़ाव होगा। जब एक दूसरे से जुड़ाव होगा तो इस कारण से इनके बीच में एक एकता का भाव संचालित होगा, और जब एकता का भाव संचालित होगा तभी कहीं ना कहीं लोगों के बीच में एक दूसरे के प्रति भाईचारा, सामंजस्य और राष्ट्रवाद जैसी भावनाएं पनपेगी। जब दोनों के बीच में काफी जुड़ाव काफी दूर होगा, जैसे रेल भी कहीं ना कहीं राष्ट्रवाद के उदय में कारण देती है, क्योंकि रेल से क्या हो गया, आपस में एक दूसरे से काफी जुड़ाव हो गया, जिसके कारण एक लोग दूसरे लोग से आपस में कनेक्ट हो पाते थे। वो भी कहीं ना कहीं राष्ट्रवाद के उदय में एक प्रकार की भूमिका निभाती है। दूसरा, अंग्रेजी शिक्षा का होना, ये भी कहीं ना कहीं राष्ट्रवाद, क्योंकि सब लोग देखते होंगे, सब लोग अपने धर्म के आधार पे, यहाँ तक कि लोग अपनी भाषा के आधार पे, जैसे तमिलनाडु में तमिल, इस तरीके से लोग बटे थे, लेकिन उनके बीच में कॉमन लैंग्वेज थी, क्या थी, वो इंग्लिश थी। इसलिए कहीं ना कहीं इंग्लिश भाषा भी, अंग्रेजी भाषा भी जो सब लोगों के बीच में कॉमन लैंग्वेज थी, कहीं ना कहीं राष्ट्रवाद के पनपने में या राष्ट्रवाद के उद्भव में एक प्रकार का महत्व रोल अदा करती है। राष्ट्रवाद के पनपने में या राष्ट्रवाद की पूरी तरीके से भूमिका निभाने में ये अपना इम्पोर्टेंट रोल अदा करती है। तो इस तरीके से कई कारण थे। आप लोगों ने फिर से हम आप लोगों को एक बार सारे कारण अच्छे से डिस्क्राइब करते हैं, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन लिखने के लिए बहुत आता है। राजनीतिक कारण में आप लोगों ने देखा बेलीजली की नीति, सहायक संधि, बेलीजली की सहायक नीति आप लोगों ने देखा, और डॉक्ट्रिन ऑफ द लैप्स, कुशासन का आरोप लगाकर इनका देखा। सामाजिक कारण में आप लोगों ने देखा कि समाज में किस तरीके से चेंजिंग आ रहा था, समाज में लोगों की लोग क्या कर रहे थे, लोग अपनी जो
अपनी शिक्षा है उसको छोड़ करके पाश्चात्य शिक्षा की ओर बढ़ रहे थे। इन सभी कारणों से उन लोग पाश्चात्य शिक्षा को छोड़ करके अपनी पुरातन संस्कृति में अर्थात वेद की तरफ, उपनिषद की तरफ फिर से लौटे। जैसे एक नारा भी दिया गया था स्वामी दयानंद सरस्वती की तरफ से, वेदों की ओर लौटो, अपने वेदों की ओर फिर से जाओ, अपने जो पुरातन है, अपने उपनिषद है, अपने आरक्य हैं, इन सभी चीजों को अपनाओ। अब चाहे जितनी खराब, चाहे जितनी देसी, चाहे आपकी देसी सभ्यता या देसी संस्कृति चाहे जितनी भी खराब हो, लेकिन वो विदेशी संस्कृति से अच्छी होगी, लाख गुना अच्छी होगी। इसलिए इन सभी कारणों ने कहीं ना कहीं, चाहे सामाजिक कारण हो, धार्मिक कारण हो, 1857 की क्रांति हो, 1885 का कांग्रेस का उद्भव हो, इन सभी कारणों ने भारत के अंदर एक राष्ट्रवाद की भावनाएं पनपने में मदद की थी। अब राष्ट्रवाद का मतलब क्या होता है? तो राष्ट्रवाद का मतलब ये होता है एक भौगोलिक सीमा के अंदर वहां पे रहने वाले या वहां पे रहने वाले समुदायों के बीच में राजनैतिक हो गया, धार्मिक हो गया, सामाजिक हो गया, एकता, उन लोगों के बीच में राजनैतिक, धार्मिक, सामाजिक एकता भी राष्ट्रवाद कहलाता है। किसी भौगोलिक सीमा के अंदर वहां पे रहने वाले समुदायों के बीच में राजनैतिक, धार्मिक और सांस्कृतिक रूप से जुड़ाव ही क्या कहलाता है? राष्ट्रवाद कहलाता है। राष्ट्रवाद का मतलब होता है जहां पर कोई कट्टर, ना कोई पंथ, ना कोई विचारधारा, इन सभी चीजों से ऊपर की ओर उठकर सोचना, अर्थात अपने बारे में ना सोच करके बल्कि पूरे राष्ट्र के बारे में सोचना ही वही राष्ट्रवाद कहलाता है। जहां पर अपनी इंडिविजुअल भलाई ना हो करके पूरे सामूहिक रूप से अर्थात कलेक्टिवली सभी लोगों की भलाई हो, चाहे वो जिस पंथ का हो, चाहे जिस विचारधारा को हो, वही आपका राष्ट्रवाद कहलाता है। तो राष्ट्रवाद के उदय के पीछे ये कारण थे। 1857 की क्रांति जो थी, 1857 की क्रांति आप लोगों ने देखा था, 1857 की क्रांति में भी यही सब कारण थे, लेकिन 1857 की क्रांति पूरी तरीके से आप लोगों को, और 1857 की क्रांति के ही डर से अंग्रेजों के द्वारा कांग्रेस का उदय कराया गया था, क्योंकि वो लोग चाहते थे कि हम तभी तक हम लोग अधिक समय तक शासन तभी कर सकते हैं जब हम लोग क्या करें, जब हम लोग भारतीयों को कुछ सहूलियत दें, उन लोगों की कुछ बातों को हम स्वीकार करें जो हमारे हित में हो। इसीलिए कहा जाता है दो तरीके से, इसमें कुछ इतिहासकारों का मतभेद ये है, कुछ इतिहासकार मानते हैं कि कांग्रेस का उदय किस लिए किया गया था, तो कांग्रेस का उदय इसलिए किया गया था कि अंग्रेज लोग इसको सेफ्टी वाल्व की तरह इस्तेमाल करते थे, कि अंग्रेज लोग चाहते नहीं थे कि फिर से कोई 1857 की क्रांति ना आए। और कुछ लोगों का मानना ये है कि ये राष्ट्रवाद था, जो लोगों के बीच में आपसी एकता था, आपसी समरसता था, उन सबको दबाने के लिए, उनके राष्ट्रीय आंदोलन को कुचलने के लिए कांग्रेस का उदय किया गया था। कुछ लोग कहते हैं ये भारतीयों के हित में किया गया था, कुछ लोग कहते हैं अंग्रेजों के हित में, लेकिन भारतीयों के हित में बिल्कुल नहीं किया गया था, ये पूरी तरीके से कांग्रेस के हित में था। बस समझने की बात है कि इसमें कहते हैं एक तरफ सेफ्टी वाल्व, जैसे लाला लाजपत राय ने कांग्रेस को सेफ्टी वाल्व की संज्ञा दी है, वही गोपाल कृष्ण गोखले ने चरित्र चालक की संज्ञा दी है कि अब हम आप लोगों का एक साथ, अब हम लोग जो अब तक 3 जगह, जैसे आप लोग देखिएगा कांग्रेस में किस तरीके से लोगों को जोड़ने का प्रयास किया गया था, कि पहला आप लोग देखते होंगे, पहला कहाँ पे हुआ था? बम्बे में, फिर अगला मद्रास में, फिर इलाहाबाद में, इस तरीके से जो 3, और उसके बाद इस तरीके से जो आपका बॉम्बे, कोलकाता, मद्रास और इलाहाबाद में जो आप लोगों का ये 4 तरीके का 4 चीज हुआ था, चारों आपका जो अधिवेशन हुआ था, ये चारों अधिवेशन में ये लगता है कि यहाँ के लोगों को आपस में जोड़ना, एक दूसरे के साथ जोड़ना और सब लोगों के समूहों की बात को रखना कि कांग्रेस का मेन मोटो था कि लोग इससे कोई बिखर ना पाए, सब लोगों को, पूरी जनता को एक साथ इस राष्ट्रीय आंदोलन में, इस कांग्रेस के द्वारा चलाए गए, अब जो आगे चलाए जाएंगे उन सभी राष्ट्रीय आंदोलन में एक दूसरे के साथ मिलाना ही कहीं ना कहीं कांग्रेस का मेन मोटो था। कि जो अब तक स्थानीय स्तर पे सारे नेता बिखर के काम कर रहे हैं, अपने क्षेत्रगत की समस्याओं की बात कर रहे हैं, ब्रिटिश तक बात पहुंचा रहे हैं, अब वो क्षेत्रगत समस्या ना होकर के बल्कि वो सारी समस्या सामूहिक समस्या बन जाए, इसीलिए कांग्रेस का उदय करना चाहते थे। कांग्रेस के उदय का मेन मोटो ये भी है कि उन लोग अपनी जो क्षेत्रीय समस्याएं थे, क्षेत्रीय समस्याओं को बल्कि
इंडिविजुअल नहीं बल्कि उसको कलेक्टिवली सभी लोगों के साथ मिलकर के उस पर साझगांठ करके अपनी बातों को ब्रिटिश सरकार तक पहुंचाना, क्योंकि एक एक बात अगर एक एक लोग पहुंचाएंगे तो वो ज्यादा इफेक्टिव नहीं पड़ेगी। अगर सब लोग मिलकर के एक साथ बात पहुंचाएंगे तो वो बहुत ज्यादा इफेक्टिव पड़ेगी और बहुत ज्यादा ब्रिटिश सरकार पे उस पर दबाव बनेगा। एक आप ये भी कह सकते हो कांग्रेस का उदय अंग्रेजी हुकूमत पर दबाव बनाने के लिए भी किया गया था, अपनी बात को मनवाने के लिए, या सबसे बड़ा इसमें लोगों को जोड़ने का, इसमें सबसे बड़ा ये था कि इसमें लोग जब जुड़ेंगे, लोगों के बीच में आपसी समरसता होगी, आपसी भाईचारा होगा, तो इस कारण से अंग्रेजों के बीच में कहीं ना कहीं एक प्रकार से फिर से यही डर आएगा 1857 की क्रांति वाला। तो क्योंकि इसलिए अंग्रेज नहीं चाहते थे कि फिर से कोई क्रांति हो, इसलिए 1885 में सेफ्टी वाल्व के रूप में इसका उदय किए थे। अब समझ में आया आप लोगों को तीनों क्वेश्चन कि राजनीतिक कारण क्या था, सामाजिक कारण क्या था, आर्थिक कारण। आप लोगों को समझना ज़्यादा है, लिखना बहुत कम है। आप लोग समझ लेंगे तो आप लोग इन चीज़ों को अपने आप डिस्क्राइब कर सकते हैं। आप लोगों से क्वेश्चन आएगा राष्ट्रवाद के उद्भव के कारण क्या क्या है, तो आप लोग बता सकते हो कि राष्ट्रवाद होता क्या है। तो राष्ट्रवाद मैंने आप लोगों को बताया। राष्ट्रवाद क्या है, तो एक भौगोलिक सीमा के अंदर वहाँ के रहने वाले सभी लोगों के द्वारा राजनीतिक, सामाजिक और सांस्कृतिक रूप से जुड़ाव ही राष्ट्रवाद कहलाता है। वहाँ पर रहने वाले सभी पंथ, सभी जाति, सभी पंथ का मतलब हो गया सभी, उसमें जितने हिंदू मुस्लिम जो भी आते हैं उन सबका इसके बारे में सोचना, अपने राष्ट्र के बारे में सोचना और उसकी भलाई के बारे में सोचना, उसके कल्याण के बारे में सोचना ही आपका राष्ट्रवाद कहलाता है। राष्ट्रवाद कोई और नहीं है बल्कि राष्ट्र में सभी लोगों का एक साथ मिलकर के एक साथ सहयोग करना, और किसका सहयोग करना, तो राष्ट्र का सहयोग करना ही राष्ट्रवाद कहलाता है। राष्ट्रवाद का कोई दूसरा मतलब नहीं है। राष्ट्र का मतलब होता है नेशन, अर्थात राष्ट्र के अंदर रहने वाले सारे नागरिक, और वाद का मतलब होता है भलाई, मतलब राज्य, मतलब एक राष्ट्र के अंदर रहने वाले सारे नागरिकों के द्वारा किसकी भलाई, अपने देश के सीमाओं की भलाई, अपने देश के अंदर रहने वाले अपने देश की भौगोलिक सीमाओं की भलाई, कि उस पर कोई संकट ना आए, उस पर लोगों के बीच में कोई आँच ना आए। ये सब तभी होगा जब कोई अपना हित ना सोच करके बल्कि अपने राष्ट्र का या उसमें राष्ट्र के अंदर रहने वाले सभी लोगों के हित के बारे में सोचेगा, तभी राष्ट्रवाद की भावनाएं दिखाई पड़ेगी। तो आप लोगों ने देखा राजनीतिक कारण, सामाजिक कारण, आर्थिक कारण, और इसके पीछे सांस्कृतिक कारण भी आप लोगों ने देखा, और कई सारे कारण ऐसे भी हैं जैसे रेल था, अंग्रेजी शिक्षा का उद्भव होना। ये कहीं ना कहीं अंग्रेज लोग इसे अपने लिए कर रहे थे कि रेल करेंगे तो हम लोग क्या हो जाएगा कि हम लोगों का जो आवागमन हो गया वो जल्दी हो जाएगा, सुलभ हो जाएगा, अर्थात उसमें जो ट्रांसपोर्टेशन हो जाएगा वो जो अब तक जो एक चीज को दूसरे जगह पहुंचाने में काफी टाइम लगता था, तो उसमें ट्रांसपोर्टेशन का जो दर होगा या जो उसमें डे में कमी आ जाएगी। इस कारण से वो अपने व्यापार को और अच्छे से कर सकते हैं। कह रहे थे तो अपने फायदे के लिए, लेकिन इसका कहीं ना कहीं राष्ट्रवाद की भावनाओं में भी जन्म हुआ था। तो इन सारे कारणों को आप लोगों ने देखा, आर्थिक कारण भी देखा, आप लोगों ने सामाजिक कारण देखा, राजनीतिक कारण देखा। तो ये आप लोगों के कांग्रेस का इतिहास का। आगे इसकी नेक्स्ट पार्ट हम और बनाएंगे, तो इतना आप लोग ध्यान रखे रहिएगा, ठीक है। आप लोग इन सारी बात को ध्यान रखे रहिएगा। जो भी क्वेश्चन आप लोगों को डाउट हो आप उसको कमेंट बॉक्स में जरूर टाइप कीजिएगा, उस पर हम आप लोगों का जरूर सजेशन देंगे। लेकिन आप लोग ये जरूर बताइएगा कि आपको आज की वीडियो किस तरीके से लगी, कैसी लगी। आप लोगों को जो मैंने बताया उसमें सारी बातें आप लोगों को समझ में आई कि नहीं समझ में आई, और क्या आज मैंने जो क्लास दिया है आप लोग उसको कितना एब्जॉर्ब किए या कितना अवशोषित किए। तो उन सारी बात को आप कमेंट बॉक्स में जरूर टाइप कीजिएगा। ये मेरा आज का लेक्चर था 1857 की क्रांति पे। तो आगे इसी तरीके से आगे लेक्चर फिर कंटिन्यू होगा। तब तक के लिए धन्यवाद।